बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा इंतखाबात के लिए अब तक 4 फेज की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और बारी है अब 5वें फेज की। 20 मई यानी पीर के रोज 5वें फेज में 8 सूबों की 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी सियासी दल पूरी शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में हैं और तकरीबन हर रोज नए नए मुद्दों की बिना पर एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे फेज की, तो दूसरे फेज की वोटिंग से पहले शुरू हुआ विवादित बयानों का, मुतनाज़ा बयानों का सिलसिला अब तक जारी है। आज बेबाक मुनसिफ में हम चर्चा 2024 के आम इंतखाबात के अहम मुद्दों पर करेंगे और साथ ही इस दौरान बड़े लीडर्स की तरफ से दिए गए मुतनाज़ा बयानों पर भी हम बात करेंगे, उनका जिक्र करेंगे कि उनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई थी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है कांग्रेस से एचएन उपाध्याय जी, बीजेपी से सुहेब कासमी साहब, समाजवादी पार्टी से रविंदर सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और आप जो हैं चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर रहे हैं, अजमत हुसैन साहब इस वक्त इंडिया में हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ये भी हमारे साथ होंगे। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये इंग्लैंड में बैठ करके हिंदुस्तान में हो रहे इंतखाबात को देखते हैं तो क्या कुछ वहां से बैठकर इन्हें नजर आता है। और इन सब के अलावा जाने माने सहाफ़ी रजा हुसैन रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल रजा हुसैन रिजवी साहब, आप ही से चलते चलते 5वें फेज तक आ पहुंचे हैं। क्या लगता है, जैसे पहले फेज तक तो सब कुछ ठीक था, फिर जिक्र होता है दूसरे फेज का, दूसरे फेज से पहले जो है अचानक हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया था और फिर बहुत सारे इश्यूज आए हैं। अब 5वें फेज तक आज डायनासोर का भी जिक्र हुआ है। राजनाथ सिंह कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो जैसे डायनासोर खत्म हो गए तो कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। कहां से चले थे और कहां तक हम पहुंच गए हैं आपकी नजर से? देखिए, ऐसा है कि अगर इससे पहले जो भी चरण हुआ है उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने जो है वो बनारस के अंदर एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हमारा मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है और हम तो ईद में भी जो है हमारे यहाँ जो है खाना खाते हैं और होते हैं और हमारी तो ये राजनीति नहीं है, मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता हूँ। और जो लोग ये कहते हैं उनको मेरी बात समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने कहा कि साहब वो मुसलमान और घुसपैठी है और जो है वो क्या कहते हैं जो मंगलसूत्र। तो और कल एक चैनल पे, बड़े चैनल पे उन्होंने ये बात कही। फिर ये बात एक एंकर ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम जिस दिन हिंदू मुसलमान करेंगे उस दिन हम तो राजनीति छोड़ देंगे। उनका आशय यही था। बिल्कुल। तो एक चीज और कही थी साहब उन्होंने, लास्ट में उन्होंने कहा था कि मैं वादा कर रहा हूं कि आज के बाद हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। मगर आज का बयान मैं बता देता हूं आपको। आज जो है वो उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर आ गई तो ये SC ST और OBC का रिजर्वेशन छीन करके पूरा मुसलमानों को दे देंगे। तो देखिए, मुसलमानों का जिक्र किए बगैर तो PM जो है अभी भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं जी। हाँ, लेकिन सही है, नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये बात कही, फिर उसके बाद ये बयान आ गया, फिर उसके बाद अगर आज भी ये बयान आया है तो क्योंकि विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पे आप समझिए कि बहुत तेजी से इस पर कह रहा है कि साहब अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी और 400 सीट के पार की बात कर रही है तो वो जो है कानून बिल्कुल बदलना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को वो कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बात साफ साफ कह रही है कि साहब जो है वो BR अम्बेडकर जी का कानून कोई नहीं बदलने वाला है। अगर वो भी आ जाएंगे एक बार तब भी नहीं जो है वो बदलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जाहिर तौर पर। रविंदर सिंह जी, समाजवादी पार्टी को लेकर के, जैसे मैंने अभी कहा कि कांग्रेस के लिए डायनासोर का इस्तेमाल किया, डायनासोर का उन्होंने मतलब एक तरीके से उसकी राजनाथ सिंह जी ने बिना बना करके बताया कि डायनासोर की तरह कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे थे कि साहब वो चेन उतर जाएगी, साइकिल की जो है वो चेन उतर चुकी है। मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, देखिए पहले फेज से जो सफर शुरू हुआ था इंतखाबात का, 7 फेज में होने थे जाहिर तौर पर, वो इधर उधर अटकते भटकते हम 5वें फेज तक तो पहुंच गए हैं और 4थे फेज तक 380 सीटों का एक तरीके से पूरे का पूरा जो है वो कैद हो चुकी हैं EVM के अंदर। अब 49 सीटों पर और वोट डाले जाएंगे। ये जो हिंदू मुस्लिम हुआ और ये जो तमाम चीजें हुई, उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका खास तौर से क्या असर आपको लगा? 5वें फेज तक जो है वो देखने को मिला, कुछ असर है इन बातों का? इन बातों का उत्तर प्रदेश को समग्र रूप से ना देख के भारत को भी देखिए। जी। और इसका सबसे बड़ा असर नरेंद्र मोदी जी के भाषण में दिखाई पड़ता है कि जो
सबसे शर्म की बात यह है कि जो एक व्यक्ति 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा हो, वो मंचों से अपने किए गए 2014, 2019 के वादे ना गिना पा रहा हो, मोदी की गारंटी ना गिना पा रहा हो, उसने जनता के लिए क्या काम किया वो ना गिना पा रहा हो, 5 साल का अगले रोड मैप ना गिना पा रहा हो, और उसके बदले में 2047 की बात कर रहा हो, जब नरेंद्र मोदी जी के वर्तमान सरकार के एक भी आदमी जिंदा नहीं रहे। तो ये माना जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के पास में कुछ भी नहीं है इसमें, और वो तड़का लगा दे रहे हैं पाकिस्तान का, मुसलमान का, मंगलसूत्र का, भैंस का, मुस्लिम आरक्षण का। इनमें से कोई बातें जनता के फायदे के लिए नहीं है जो मंच से प्रधानमंत्री कह रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बातें जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे लोकतंत्र पे एक धब्बा है, ऐसी बातें मंच से नहीं कही जानी चाहिए। अब आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये बातें कह क्यों रहे हैं। असल में पूरी तरीके से वो महंगाई, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा, आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों की इतनी ज्यादा उपेक्षा उन्होंने किया केवल व्यापारी मित्रों को बढ़ाने के लिए कि इन मुद्दों पे बात करने के लिए उनको जानकारी भी नहीं है, समय भी नहीं है। फिर उनके व्यापारी मित्रों का इतना ज्यादा दबाव है कि अगर आपकी सरकार चली गई तो हमारा क्या होगा। तो उनकी भाषा वो ऐसी हो चुकी है जो गली में खड़ा हुआ एक बच्चा या पान की दुकान में खड़ा हुआ एक बच्चा करता है। तो हम अपेक्षा कर सकते थे एक प्रधानमंत्री से कि अपनी एक उपलब्धि गिनाएंगे, लेकिन एक भी उपलब्धि नहीं गिना पा रहे हैं। तो यह माना जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को अब किन्हीं भी परिस्थितियों में बाहर कर दिया है। इसका रुझान भी आ गया है, 1 मिनट और दीजिएगा, इसका रुझान भी आ गया है कि अब मोहन भागवत जी कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बड़ी रोल रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, जो कांग्रेस का घोर विरोधी है। फिर आग लग जाती है गृह मंत्रालय में, आग लग जाती है वित्त मंत्रालय में, परसों आग लग गई आईटीओ में। ये सब रुझान है जो नरेंद्र मोदी जी को पता लग गए हैं, इसीलिए ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो अमर्यादित है और असंवैधानिक है। जी धन्यवाद। ठीक है, अजमत हुसैन साहब, देखिए चूंकि आप जो हैं वो विदेश में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, और एक ऐसा मुल्क जो मतलब दम भरता है कि भाई वहाँ पर जो एक सिस्टम है जमहूरियत का, वो मतलब एक उसका अलग पैमाना है। जब आप वहाँ बैठ कर एक पॉलिटिकल पार्टी से भी वहाँ पर आप जिम्मेदार हैं, जुड़े हैं, वहाँ पर इलेक्शन में भी कई बार आप किस्मत आजमा चुके हैं, वहाँ बैठ करके जब आप इंतखाबात का माहौल देखते हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो आम इंतखाबात हों मुल्क के या फिर सूबाई असेंबली के इंतखाबात हों, किस तरीके से पूरा माहौल रहता है। और अब 2024 में पहले फेज के बाद जिस तरीके से वो जबानें बदली लीडर्स की, क्या महसूस हुआ आपको कि कहाँ है मतलब हिंदुस्तान, कहाँ मतलब जबान के मामले में क्यों इतना पिछड़ जाता है, क्यों जो है जबान पर अचानक तलखी आ जाती है लीडर्स के? किसी पार्टी के बारे में तो अपनी राय नहीं दे सकता हूँ जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक इंग्लैंड से है और कंजर्वेटिव पार्टी से है, तो मैं जो वहाँ होता है उस पर ही बात कर सकता हूँ। बिल्कुल। हमारे लिए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नज़र आता है कि जिन टॉपिक्स को आप टच करते हैं और जिसको हाईलाइट भी करते हैं और जिस पर बात करते हैं जी, क्योंकि जो भी हुकूमत होती है वो किसी ख़ास पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं होती है, और हुकूमत जो होती है वो चूँकि सारे ही लोगों की होती है, बिल्कुल, उसमें अपोजिशन भी शामिल है और जो पावर में है वो भी शामिल है। तो जो इंग्लैंड का सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है जैसे हिंदुस्तान में है जी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको फ़र्क उसमें ज़रूर नज़र आएगा। मगर मैं जानना चाह रहा हूँ, देखिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टारगेट कीजिए, मैं पूरे सिस्टम को कह रहा हूँ कि जब आप पूरे सिस्टम को देखते हैं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, अलग अलग जो है गठबंधन बने हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि किसी लीडर का नाम मत लीजिए, आप किसी पार्टी को टारगेट मत कीजिए, मगर जो बयान सुनने को मिलते हैं वो लगता है आपको कुछ अटपटे लगते हैं, मतलब कहीं परेशानी में डालते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल ये तो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंग्लैंड में अगर किसी इस किस्म का कोई भी बयान दिया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मुझे कोई मैं ऐसा स्टेटमेंट देता हूँ जिससे किसी को भी तकलीफ पहुँचती है हमारे यहाँ कम्युनिटी को, तो मेरा पहला काम ये होगा कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा या मुझसे रिज़ाइन करा लिया जाएगा, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं
कम्युनिटी को, और सारे लोगों को। कम्युनिटी का मतलब है नेशन का, जो कौम को। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम किसी खास कम्युनिटी के लिए, जैसे मैं जहाँ भी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या अभी थोड़े दिन पहले तक मैं चेयरमैन था, मेरे हाथ में था बहुत से लोगों का फाइनल करना, इवन एमपीज का सिलेक्शन भी। तो उसमें हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम कानूनी तौर से भी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप लीड करते हैं किसी भी पार्टी को, तो उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम बात करें तो सबको ध्यान में रखें। और जाहिर सी बात है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट democratic country, and we are very very close with the government and working together. तो इसको हम देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो कभी कभी थोड़ा सा अम्यूजिंग भी होता है। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि बीजेपी से सवाल किए जाए, बीजेपी के सुहेब कासमी साहब हमारे साथ हैं, एचएन उपाध्याय जी कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे साहब, 5वें फेज तक जो है वो आते आते, देखिए पहले फेज के बाद लगातार ये जिक्र हो रहा है कि 21 तारीख को राजस्थान में जो एक शुरुआत हुई थी हिंदू मुस्लिम की, और ऐसे मतलब बयान देने की कि जहां पर थोड़ी सी कशीदगी पैदा हो, प्राइम मिनिस्टर से वो उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो हिंदू मुस्लिम करें। हालांकि उन्होंने 2 दिन पहले वादा भी किया था टेलीविजन चैनल पर बैठ करके, मगर उसके बाद बहुत सारे टीवी चैनल्स पर फिर जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। तो जवाब देंगे सुहेब कासमी साहब, क्या कहेंगे 5वें फेज तक आते आते ये जो जबान बोलने का या जो शब्दों के चयन का जो लेवल था वो और ज्यादा खराब हुआ है? तमाम लीडर्स की बात मैं करूं, किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं जी। जहां तक देखिए, भारत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, खास तौर से प्रधानमंत्री जैसी भाषा बोल रहे हैं उसी से आप आकलन कर लीजिए उनके पार्टी के लोगों की क्या है। अभी जो है देखिए, आज ही हम सुन रहे थे टीवी में कहीं, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएंगे। अब योगी जी से ही पूछ लीजिए बुलडोजर कहाँ चलेंगे। यानी बुलडोजर की एक संस्कृति हमारे देश में, जो एक हमारे खास समुदाय, खासतौर से मुसलमान भाइयों के दमन का प्रतीक बना दिया इन सरकारों ने, उनको अपमान करने का एक माध्यम बनाया है और हिंदू ध्रुवीकरण का एक साधन बनाया है। अभी हाल में ही हम पढ़ रहे थे कहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग ने यह टिप्पणी की, अप्रैल 2022 से जून 2000 लगभग 600 जगह इनके बुलडोजर, खासतौर से मध्य प्रदेश में 56 जगह लगभग जो है इनकी कार्रवाई की गई है, खासतौर से एक समुदाय के खिलाफ और दूसरे समुदाय को दिखाने के लिए कि देखिए मैं इनको जो है शोषण कर रहा हूँ, उनका दमन कर रहा हूँ, आपकी रक्षा मैं करता हूँ। मैं एक तरह से हिंदू बहुसंख्यक जो है उसकी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी अभी आप तो बनारस में जब नामांकन था, एक दिन पहले ही जो भाषा कहा था कि मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं हूँ, अगर मैं करता हूँ तो आप बताइए कि ये क्या नहीं कर रहे हैं। इनकी तो पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान पर आधारित है। कहीं कपड़े से पहचाने की बात कर देते हैं, तो कई भाषा से कर देते, तो इनकी भाषा अभी और खराब होगी। हालांकि हताश हो रहे हैं भाई, ये हताश हो रहे हैं। पिछले जो चुनाव का जो दिखाई दे रहा है ओपिनियन और आधार, उससे हताश हो रहे हैं कि इनका कोई काम नहीं कर रहा है, न हिंदू न मुसलमान न पाकिस्तान। सुहेब कासमी साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी से ये जवाब देंगे और ये मुल्क के कई सारे सूबों में गए हैं, घूमे हैं, लोगों के बीच भी गए हैं, जाहिर तौर पर पार्टी के नुमाइंदे हैं तो पार्टी की बात रखेंगे। साहब देखिए, चूंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी आते हैं, तो एक तो ये कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, ऊपर से जो है वो देवबंद से फारिग हैं, कासमी हैं, तो ये भी एक तरीके से लोगों को लगता है कि मतलब सुहेब कासमी साहब का वो बीजेपी में क्या काम है। कई बार सवाल लोग करते हैं, चूंकि टिकट जो है वो सिर्फ एक दिया है, टिकट देती नहीं है, मतलब मोटे तौर पर असेंबली और पार्लियामेंट के मैदान में, मतलब चुनाव लड़ने के लिए। क्या कहेंगे, ये जो मुसलमानों को लेकर के एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हुई और मुसलमानों को टारगेट पर लिया गया, प्राइम मिनिस्टर खुद उसकी शुरुआत कर चुके हैं और उसके बाद बहुत सारे लीडर्स जो है वो बार बार मुसलमानों को कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट में रख करके अपनी बात रखते हैं और एक तरीके से निगेटिव इमेज बनाने की बात होती है। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, देश का मुसलमान जी आज चुनावी एजेंडा बन चुका है। हाँ, और चुनावी एजेंडा किसने बनाया है? जी, जिन लोगों ने 70 सालों से उन्हें बंधुआ मजदूर बना रखा था। उन्हें मालूम है कि ये मुसलमान जो देश में 15% है, इसे अगर हम
बहका लेंगे, फुसला लेंगे, इसके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी धुरी बन जाएगा। जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर और तेलंगाना के अंदर ध्रुवीकरण हुआ, उसके नतीजे सामने आए। कांग्रेस ने फ़ायदे तो उठा लिए मुसलमानों से, सारा का सारा वोट जो 15% था 80% पोल करवा के मुस्लिम वोटों से सरकार बना ली, मगर ना मंत्री बनाया, ना कोई चेयरमैन बनाया, ना मुसलमानों को किसी अहम महकमे के अंदर तवज्जो दी। रहा ताल्लुक जी भारतीय जनता पार्टी का, 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2019 से लेकर अब तक सबके काम किए हैं, सबके विकास के काम किए हैं। ऐसे ही 14 से 19 तक काम किए थे मुसलमान। उसके बावजूद लगातार प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए एमपीओ को निशाने पर रखता है। देश में कोई हादसा होता है, कहीं 2 समुदाय के लोग लड़ते हैं तो उसको बताता है इसके पीछे प्रधानमंत्री है, इसके पीछे गृह मंत्री है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लीडर खड़े हुए हैं। इसलिए आज उसे हर बात जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर बोलता है, चाहे वो किसी के बारे में बोली जाए, अपने खिलाफ लगती है। क्यों? गड्ढा जहां पर होता है पानी वहीं मरता है। प्रधानमंत्री कुछ बोलें या भाजपा का कोई नेता बोलें, मुसलमान क्या कहता है, ये हमें कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस को मालूम है उसके पास कोई वोट बैंक नहीं है, क्योंकि जो 15% मुसलमान है वो इनकी सरकारें बनवाता है, इनकी सरकारें गिरवाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव के बेटे और बिहार के अंदर लालू प्रसाद के साहबजादे और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के साहबजादे, इनकी जो कम्युनिटी है वो सारी की सारी एंजॉय करती है, टिकट ले घर में बैठती है। सड़कों पर कूदता कौन है? मुसलमान। मुकाबला कौन करेगा? मुसलमान। गाली कौन बकेगा? आरएसएस को, भाजपा को, लीडरों को, मुसलमान। तो जाहिर सी बात है जब वो ऐसी हरकतें करेगा तो उसको जवाबात भी ऐसे ही मिलेंगे। और रहा प्रधानमंत्री के बयानों का ताल्लुक, प्रधानमंत्री ने कभी कोई बात ऐसी नहीं कही है। उन्होंने हमेशा जो बात कही है वो एक कॉमन बात कही है, मगर देश का मुसलमान बार बार ये कह रहे हैं हमें कहा जा रहा है। 50% रिजर्वेशन जब देश में है वो उसमें तमाम के तमाम मुसलमान जो ओबीसी में है वो खुद उसके अंदर आता है, तो उसे और क्या जरूरत है? ठीक है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा नहीं बोला, मगर वो घुसपैठिया कहा उन्होंने कि भाई जो घुसपैठिए हैं, हाँ, जो घुसपैठिए हैं उन्हें तकलीफ होगी। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का, सहारनपुर का, मेरठ का। आपकी बात ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए वो चूंकि घुसपैठिए के ऊपर कई बार बात हो चुकी है, मगर घुसपैठिया कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा, फिर ज्यादा बच्चे पर उन्होंने हालांकि सफाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे तो सभी कम्युनिटी में जो गरीब है वहां पर ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। मगर मेरा सवाल ये, देखिए चूंकि जिम्मेदार आदमी है आप भी, अगर घुसपैठिया कोई है हिंदुस्तान में, दिल्ली में कितने हैं, जम्मू कश्मीर में कितने हैं, बंगाल में कितने हैं, तो ये तो चूंकि 10 साल से हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 56 इंच का सीना है, ये तो खुल्लम खुल्ला बात है, तमाम एजेंसीज उनके हाथ में है, कार्रवाई चल रही है। कौन रोकता है? कौन रोकता है? एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत, मतलब चूंकि इंटरनेशनल लॉ भी है कि अगर शरणार्थी और घुसपैठी में भी फर्क करना जरूरी है। घुसपैठिया श्रीलंका का भी हो सकता है, घुसपैठिया नेपाल का भी हो सकता है, घुसपैठिया बंगाल का भी, मरकजी हुकूमत, घुसपैठिया रोहिंग्या भी हो सकता है, 10 साल से है हुकूमत, तिब्बत का भी हो सकता है, हर जगह घुसपैठिया हो सकता है। मगर देश का मुसलमान हर बात में अपने आप को निशाने पे लाता है, कूद के सामने आता है कि मैं मुकाबला करूंगा, मैं मोदी का मुकाबला करूंगा। आज से 20 साल पहले इंदिरा गांधी की हर बात इनको ऐसी लगती थी, उससे पहले जो है संजय गांधी की सारी बातें नहीं लगती थी। संजय गांधी की लैंग्वेज आपको याद नहीं है कि संजय गांधी क्या लैंग्वेज हुआ करती थी, इंदिरा गांधी क्या लैंग्वेज हुआ करती थी? ठीक है, मगर देश का मुसलमान सब भूल जाता है। आप ये कह रहे हैं कि वो हर एक तीर का रुख जो है अपनी तरफ मोड़ लेता है और उसका उससे नुकसान होता है। देखिए रजा हुसैन रिजवी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे भी इस बारे में जो है वो चाहूंगा कि आप भी जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें। क्या वाकई ऐसा है? और वो हर एक चुनाव में, देखिए ये बात तो सच है, कई जगह हमने देखा है कि मुसलमान जो है वो दुश्मनी के साथ जो है वो वोटिंग करता है अगेंस्ट बीजेपी, दिखता है कई सारी जगह, मगर वो हर एक चुनाव में एजेंडा बन करके रह जाता है। और 14 से पहले उसको अलग तरीके से एजेंडा बनाया जाता था मुसलमान को, 14 के बाद अलग तरीके से, मगर एजेंडा बन रहा है, वो पॉजिटिव या निगेटिव बन रहा है। आपके क्या तासुरात हैं इस मसले पर रिजवी साहब? देखिए ऐसा है कि 2014 से पहले जी मुसलमान जो है वो चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करते जी, कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, क्योंकि जो कांग्रेस की हुकूमत थी वो कांग्रेस की हुकूमत हमेशा मुसलमानों को इस बात के लिए डरवाती रही कि साहब आरएसएस वाले जो है बड़े खतरनाक हैं और ये तुम्हारे जो है तुम्हारी बहबूदी के लिए कोई बात करने वाले नहीं, इनसे बच के रहो। तो उनसे डरवा डरवा के
जो है मुसलमानों को अलग रखा गया और बात यही की गई कि साहब ऐसा है, तुम भारतीय जनता पार्टी को हराओ। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम हराने वाले मत बनो, तुम जिताने वाले बनो। तुम निगेटिविटी की तरफ क्यों जाते हो कि नहीं साहब हमें इनको हराना है? आप जिताने वाली की तरफ जाइए, आप जिताइए। आप जब जिताएंगे तो उसके बाद आपको जो उसका एक मजा मिलेगा, एक टेस्ट मिलेगा। आप जबरदस्ती हराने वाली की लाइन में खड़े रहते नहीं साहब हमें हराना है, अरे हमें हराना है, ये क्यों? आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी पत्रकार हूं, मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं करता हूं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों को बहुत मजबूती से वोट नहीं मांगती है। हाँ, लेकिन मैं यही विधानसभा में, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के, मैं विधानसभा में बैठ के कवरेज करता हूं, उन्होंने खुले जो है हाउस के अंदर ये कहा कि साहब जिनकी आबादी 20% है उनको हमने सरकारी योजनाओं में 31 से लेके 35% तक का हमने फायदा दिया है। यानी मकसद कहने का है कि जिनकी 20% आबादी है और सरकारी योजनाओं में हमने 31 से 35% दिया। जी, तो मकसद अपनी बहबूदी के लिए, अपनी तरक्की के लिए वो खुद समझता है, खुद देखता है कि हमारे लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी फायदेमंद है, ठीक है, हमें किसको वोट देना चाहिए, हमें किसको वोट नहीं देना चाहिए। जो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो उनके बच्चों के हेल्थ के लिए, जो उनके बच्चों के नौकरी के लिए फायदेमंद होगा, उसी को जो है वोट करेगा मुसलमान। हाँ। लेकिन जज्बाती इश्यूज इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं, जज्बाती मुद्दे इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो जज्बाती मुद्दों में खुद उलझता है, कई बार जानबूझ करके उलझाया भी जाता है। और कौम जो है वो, ये बात सच है कि वो कई बार इतना भोलापन उसके अंदर दिखता है कि वो शिकार भी हो जाती है आसानी से। और ये बात अक्सर कहते हैं कि उनको शिकार किया जा रहा है। जी, रब्बानी साहब, कासमी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है जी, और उनका जो जीस्ट अगर निकालिए आप, हाँ, तो उनका ये कहना है कि अगर कोई बात मुसलमानों के जाती है तो मुसलमान उसको लपक के ले लेता है कि वो हमारे लिए कहा गया, ठीक है, लपक के ले लेता है हमारे लिए। बात तो ठीक है सर, बात तो ठीक है, मगर ये भी सच है कि देखिए 3 बातें बोली थी उन्होंने उस दिन। पहले उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को दे देंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे, और फिर नाम भी ले दिया कि मुसलमानों को दे देंगे। तो देखिए साहब, कुछ बातें तो ऐसी हैं कि मतलब जो या तो ये है कि जानते हुए इग्नोर कर दीजिए आप, जानबूझ करके, तो अलग बात है। खैर, ये चूंकि बहस इतनी लंबी है कि इसमें जितना बोले उतना कम है। अजमत साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल इस बात, इन सब चीज़ों को समझना इसलिए होता है जी जी, कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज और उनका जो एजेंडा है उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, जैसे लेबर पार्टी है या लिबरल है या जो भी पार्टी है, और वाइस वर्सा, ऑब्वियसली वो भी ऐसी बात करते हैं। लेकिन हम किसी खास कम्युनिटी को या पर्टिकुलर पर्सन का ना नाम लेते हैं ना कहते हैं। क्यों? कि कोई भी जो पार्टी है वो सभी लोगों की होनी चाहिए और होती है, या हुकूमत है तो सब लोगों की होनी चाहिए और होती है। तो मेरी समझ से जो ज़रा सी परेशानी मुझे होती है वो ये होती है कि हमें कम्युनिटी, जो मैं यहाँ देखता हूँ या वहाँ न्यूज़ में मुस्तकिल देखता हूँ, कि हम किसी भी कम्युनिटी का, मुसलमान कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि हम किसी भी कम्युनिटी का नाम ही क्यों मेंशन करते हैं? क्योंकि अगर मुल्क का कोई भी प्रोग्राम है, तो तरक्की का प्रोग्राम है, तो वो तो सबके लिए होगा और मुल्क के लिए होगा। तो इसमें तो ये तो नहीं है कि किसी खास कम्युनिटी के लिए। तो हम किसी खास कम्युनिटी का नाम ही क्यों लें कि भाई उसके लिए तरक्की का प्रोग्राम है। पर एक चीज तो सर आप मानेंगे, अजमत हुसैन साहब, देखिए यूरोपियन कंट्रीज की बात अगर हम करें, बहुत सारे इंतखाबात वहां पर होते हैं, और बहुत सारे इंतखाबात में हमने वहां पर भी देखा है कि जज्बाती इश्यूज को, मुसलमानों से जुड़े हुए इश्यूज को वहां पर भी उठाया जाता है। वहां पर भी वैसे ही हंगामा होता है। ठीक है, आप जबान बेहतर इस्तेमाल करते होंगे हिंदुस्तानी लीडर्स के मुकाबले, मगर वही हिजाब, वही मतलब जो है वो, यानी मुसलमानों से जुड़े बहुत सारे इश्यूज हैं कि वो नमाज खुले में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वो हिजाब में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बुर्का नहीं पहन सकते या पहनने देंगे या नहीं पहनने देंगे। इस तरह की बातें देखी हमने भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी। देखिए बिल्कुल ठीक है। आप फ्रांस की बात कर सकते हैं, आप बेल्जियम की बात कर सकते हैं, मैं तो इंग्लैंड की बात कर सकता हूँ। इंग्लैंड में आपको दाढ़ी रखने का पूरा इख्तियार है, इवन अगर आप आर्मी में हैं। और मैं चूंकि अभी विद द आर्मी
फॉर 3 इयर्स। तो ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ इस पर पूरी अथॉरिटी है कि आप आर्मी में रहकर भी दाढ़ी रख सकते हैं, आप पुलिस में रहकर भी हिजाब पहन सकते हैं। तो ये क्योंकि ये आपका मसला है, ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या पहनते हैं और आप क्या खाते हैं, ये भी है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, एज लॉन्ग एज इससे आपको नुकसान नहीं पहुंचता है। तो आप इससे हमारा कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप एक भी इंसिडेंट ऐसा लाइए इंग्लैंड का, मैं आपको उसका पूरा जवाब दे सकूंगा। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र सिंह जी, देखिए बहुत सारी चीजें हैं और बात चूंकि आ गई है मुसलमान समाज की, मुस्लिम तबके की, और उन्हें लेकर के कि भाई चुनावी एजेंडा एक तरीके से वो बना रहते हैं। उत्तर प्रदेश का देखिए मैं जिक्र इसलिए करूंगा, समाजवादी पार्टी के आप लीडर हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम सियासत करती है, हालांकि पीडीए वो चला रही है, तो पीडीए उसका तोड़ जो है एआईएमआईएम लेकर का ये पीडीएम, मगर आप तो पीडीए चला रहे हैं। अल्पसंख्यक कहा है आपने, मुस्लिम नहीं कहा है। मगर ये जब भी इस तरह के मामलात आते हैं सामने, मुसलमानों से जुड़ी जब कोई बात होती है, तो जो आपकी अपोजिशन पार्टी है वो सीधे समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, या फिर जो है दूसरे सूबों में तमाम दूसरी पार्टियों को, सेकुलर पार्टियों को वो टारगेट पर लेती है। मेरा सवाल यह है कि इनसे कितना नफा नुकसान होता है, और खास तौर से समाजवादी से अगर मैं जानना चाहूं, क्या कुछ असर जो है वो इन इंतखाबात में देखने को मिल रहा है? चूंकि बार बार ये बात जरूर हो रही है कि शायद मजबूरी में ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आम लोगों पर इस बार इन इश्यूज का, इन बयानात का कोई बहुत बड़ा असर नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए रब्बानी जी, पहले तो मैं अपना भारतीय जनता पार्टी का अंतर बता दूं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण। 1924 में दंगे कराते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और 1925 में आरएसएस का गठन हो जाता है, जो लगातार तब से लेकर आज तक मुसलमानों के खिलाफ आग उगलती रही है। समाजवादी को क्या है, समाजवादी पार्टी वही बोलती है जो भारतीय संविधान में लिखा। आपने अभी कोट किया है, हम अल्पसंख्यक नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि सुविधाएं अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक में 6 कम्युनिटी आती है यहाँ पर जी, तो हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। बिल्कुल। अब बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी है मुसलमानों की। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। 2002 का गुजरात दंगा, मुसलमानों इससे भी नहीं चढ़ने दिया। हाँ, एक काम करेंगे, चुनाव के अंदर कासमी साहब, मुसलमान आगे धक्के देके उतार दिया उसे। कासमी साहब, और एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके सुनेंगे। आपका नंबर आएगा, आप प्लीज बोलिएगा। कांग्रेस से मुस्लिम वोट छीनने के लिए हुई है। कासमी साहब, उन्होंने भी आपको सुना बड़े सब्र के साथ, थोड़ा सा प्लीज सब्र अपनाइए। आप भी आपके पास आएंगे, आपके पास भी आएंगे। हाँ जी। 1979 में वाराणसी दंगा जी आरएसएस ने कराया था। 2002 में गुजरात का दंगा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर कराया था। मुजफ्फरनगर का दंगा फैसला आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने कराया था, विधायक को कन्विक्ट कर दिया गया। असम का धुबरी का दंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने कराया था। उत्तराखंड में लैंड जिहाद और लव जिहाद जो वर्तमान मुख्यमंत्री करा रहा है, और वहां पर कम से कम जो हमारे पास डाटा है, कम से कम 225 मज़ारें गिरा दी गई लैंड जिहाद के नाम पे। मेवात में अभी दंगा हुआ, हरियाणा के, भारतीय जनता पार्टी ने कराया। फिर लव जिहाद, लैंड जिहाद, आतंकवाद, शरीयत, दारू हरब जैसे शब्द भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, और उसका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सारे संगठन लेके आते हैं। इन सब का कोई भी स्थान भारतीय ना तो राजनीति में है, ना तो लोकतंत्र में है, ना तो संविधान में है। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्द, ऐसे दंगे लेके आती है, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि मुसलमानों के खिलाफ ये काम करती है। तो मुसलमानों के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी संगठित रूप से काम करती है और हम मुसलमानों के पक्ष में बोल देंगे, तो इसको इस नजरिए से देखना कि हम वोट बैंक बना रहे हैं, या अपने में ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा कौन मुसलमानों के पक्ष में? जब योगी आदित्यनाथ एक सेकंड बस, योगी आदित्यनाथ पचरुखिया में दंगा कराएंगे मुसलमानों के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ बखिरा में दंगा कराएंगे, मऊ में दंगा कराएंगे मुसलमानों के खिलाफ, तो क्या हम नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है। रविंदर सिंह जी, देखिए बात सही है आपने, चूंकि मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र किया, ठीक है भाई, वो कोर्ट ने किसको जो है वो कसूरवार ठहराया है, जाहिर तौर पर कोर्ट का कोई फैसला होगा तो उसको सब सर माथे पर रखेंगे। मगर ये भी सच है कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो मरकज में हुकूमत थी यूपीए की, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, वो सरदार मनमोहन सिंह जी,
उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव, वो चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर भी वो जिन्हें मुल्ला मुलायम सिंह का बेटा कहा जाता है। ठीक है साहब, अक्सर उत्तर प्रदेश में जब सियासी बात होती है तो यही कहते हैं कि मुल्ला मुलायम सिंह, नेताजी के नाम से बड़ी इज्जत उनकी थी। तो फिर हुकूमतें कहाँ चली जाएंगी? अगर वो ठीक है, किसी ने साजिश की, दंगे कराए, तो हुकूमतों का क्या, जिनके हाथ में सिस्टम है। जैसे अभी ये कह रहे थे कि साहब यहाँ पर जो है वो घुसपैठिए हैं, तो भाई आप 10 साल से क्या कर रहे थे? अगर घुसपैठिए नहीं निकाल पाए तो प्राइम मिनिस्टर फिर क्या कर रहे थे? तो वही सवाल आपसे भी है कि अगर मरकज में यूपीए की हुकूमत थी और सरदार मनमोहन सिंह जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव, तो फिर पीएम और सीएम क्या कर रहे थे? सारा सिस्टम तो था ना उनके पास। इसका जवाब देता हूँ। हाँ, जब प्लीज। मुजफ्फरनगर का दंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया, कवाल से शुरू हुआ। जी, जब दंगा अनकंट्रोल्ड हो गया तो हमने सीआरपीएफ मांगा और केंद्र सरकार ने हमको सीआरपीएफ उपलब्ध कराया। अपराधियों को पकड़ा, हम लोगों ने जेल में डाला, एनएसए लगाया, चार्जशीट दाखिल कराई, और उसी चार्जशीट के बल पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक कन्विक्ट हुआ, उसके 2 पदाधिकारी कन्विक्ट हुए, अभी 11 लाइन में लगे हुए हैं, और मैं पूरी आशा रखता हूँ कन्विक्ट होंगे। तो जो हमारा काम था संभालना और केंद्र सरकार की मदद लेना, फिर जो विस्थापित हुए थे, आज तक का भारत में आजादी के बाद सबसे बड़ा विस्थापन मुजफ्फरनगर में, उससे पहले धुबरी में हो चुका है। यहाँ 2.5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। उन विस्थापितों को हम लोगों ने जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती थी कराई। यही राज्य का काम होता है। राज्य का काम हमने कानूनी रूप में भी किया, सामाजिक रूप में भी किया, राज्य के रूप में। ठीक है। सुहेब काज़मी साहब, देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे थे रविंदर सिंह जी की आरएसएस के कोई यहाँ पर नुमाइंदा है नहीं, मगर आप जवाब दे सकते हैं। और बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि जानबूझ करके दंगे कराते हैं। हुकूमत भले ही किसी की भी हो चुकी, वो सवाल मैं उनसे कर चुका हूँ कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे, जवाब भी दिया उन्होंने। मगर आपके ऊपर सीधा इल्ज़ाम ये है कि मुसलमानों को लेकर के उनको एक तो दहशत में रखना चाहते हैं। उनसे जुड़े हुए तमाम जितने भी जज्बाती मुद्दे हैं उन्हें जानबूझ करके उछालने की कोशिश की जाती है बड़े लीडर्स की तरफ से। तो फिर बीजेपी कैसे कह सकती है कि नहीं, हम हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो तरीक़ाकार रहा है जी, जो उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा उसको पूरा किया है। कोई बात ढकी छुपी नहीं है। 370 हो, राम मंदिर हो, ये तमाम मैनिफेस्टो में था। ठीक है, और उसको एक एक करके पूरा किया है। और धारा 370 है, कश्मीर में 35A है, उसके अलावा CAA है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बगैर कहे किया हो। और रहा मसला मुजफ्फरनगर दंगे का, 700 गाँव के अंदर दंगा हुआ और 3 आदमियों के नाम भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। उसके अलावा जो बड़ी तादाद में जो लोग थे उनमें किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने जो दंगे करवाए उत्तर प्रदेश में, बहराइच से लेकर जो है बदायूं, एटा, इटावा, मैनपुरी, 5 सालों के अंदर 2017 तक 100 कुछ दंगे हुए हैं जिनकी फहरिस्त मौजूद है। और धुबरी के अंदर जो दंगा हुआ, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में लगातार दंगे होते रहे। मेरठ, मलियाना और मुरादाबाद, भागलपुर से लेकर जो दंगों की बड़ी तारीख है, वो सारी की सारी कांग्रेस जो आज इनके साथ बैसाखियों पर टिकी हुई है, जिसका अंत 4 जून को होने वाला है, इन्होंने मिलकर करवाए। सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए इनको, कभी डरा के, कभी फुसला के, कभी बहका के। दंगे के नाम पर मुसलमान डरने वाला नहीं है। आसाम के जो मुसलमान हैं उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इनका सफाया हो गया है। अभी मैं कल आंध्र प्रदेश से आया हूँ, चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। मुसलमानों को वोट एक तरफा मिला, इन्होंने बहकाया भाजपा के साथ है, ये हो जाएगा, ईमान चला जाएगा। मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस चुनाव के बाद मुसलमानों को एहसास हो जाएगा कि हम क्या गलतियां कर रहे थे और हमें कहाँ खड़ा होना है। इसलिए मुसलमानों को मेरी अपील है, गुजारिश है, इस तरीके से अपना वो निशाने पर न लाएं। इंजॉय करता है मुलायम सिंह का यादव और मायावती जी की कम्युनिटी का आदमी और उद्धव ठाकरे का चेला, और परेशानी में आप पड़ते हो, और सड़क पे पिटता है मुसलमान। मुसलमान अपनी कुटाई जो है वो बचाए और सीधे सीधे चुनाव के अंदर खामोशी से अपने मन से वोट करे, किसी को हराने के लिए, किसी को लड़ाने के लिए, किसी को खत्म करने के लिए चुनाव। क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं, अगर मुसलमान का यकीन ये है कि अल्लाह ने बनाया है उनको, कोई भी पत्ता अल्लाह के बगैर नहीं हिलता, तो योगी को अल्लाह ने बनाया है, मोदी को अल्लाह ने बनाया है, और तीसरी बार भी अल्लाह ताला बनाएगा। ठीक है,
जाहिर तौर पर देखिए जमहूरियत में जो है वो सर गिने जाते हैं और नंबर गेम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात तो मुसलमानों को समझनी चाहिए कि भाई अल्टीमेटली अगर आप 2011 के सेंसस के मुताबिक बात करें तो अल्टीमेटली आप 14.2% हो, तो टोटल आबादी का तकरीबन 20 करोड़, उससे भी कम। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि 40 करोड़ है, 30 करोड़ है, तो मैं उनको कहता हूं, हमेशा यही बात कहता हूं कि आप खुद भी गफलत में हैं, दूसरों को भी गफलत में डाल रहे हैं। तो जो आबादी है वो है, चूंकि हर किसी का आधार कार्ड है, तमाम लोग जो है बच्चा पैदा होता है तो उसका भी जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, तो सब कुछ रिकॉर्ड में है। तो ये ज़हनशी कर लें इस बात को कि जो आबादी है वो उतनी ही है, मतलब कोई बहुत बड़ा फर्क है नहीं। अब इससे बाहर निकलते हैं, चूंकि हिंदू मुस्लिम बातें जो है बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पॉलिटिकल मसलों पर वापस आते हैं और कांग्रेस के पास मैं आऊँगा। एच.एन. उपाध्याय जी, देखिए आज रायबरेली में सोनिया गांधी पहुंची थी। देखिए बड़ा मतलब जो है अगर देखा जाए तो बहुत करीबी अटैचमेंट कह लीजिए या करीबी रिश्ता रहा है रायबरेली से सोनिया गांधी का। और आज उन्होंने कहा है आवाम से कि मैं आपके सुपुर्द कर रही हूं राहुल गांधी को और मैंने ऐसी इन्हें तालीम दी है कि ये किसी से डरेंगे नहीं, ये ना डरेंगे ना भागेंगे। हालांकि जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि डायनासोर की तरह खत्म हो रही है कांग्रेस, और प्राइम मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस जो है वो 50 सीटों के करीब जो है वो लाने की अपनी प्लानिंग कर रही है, या उसके लिए जो है एक तरीके से वो जद्दोजहद कर रही है। उसका टारगेट 50 रह गया, मिशन 50 रह गया कांग्रेस का। क्या कुछ कहेंगे इस पर? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जैसे वो कहते हैं, अच्छा इसके पहले मैं 1 मिनट हमको समय दीजिएगा। हाँ प्लीज। कि हाँ, जैसा हमारे भारतीय हाँ, बहुत देर से सुन रहे हैं सर, अब आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई प्रवक्ता कह रहे थे, आप बताइए प्रधानमंत्री जी राजस्थान में जब भाषण दे रहे थे तो हमारी न्याय पत्र या घोषणा पत्र में कहाँ ये बात है कि हम मुसलमानों को बांट कर दे देंगे संपत्ति? हमने कहीं उल्लेख नहीं किया है, उन्होंने केवल मुसलमान की बात की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में कहा था देश के संसाधनों पर आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबका अधिकार है। उन्होंने अल्पसंख्यक को हटा दिया, आदिवासी, अनुसूचित जाति को सब हटा दिया। उन्होंने कहा मुसलमानों का केवल अधिकार है। अभी हाल में ही देखिए संदेश खाली का जो घटनाएं हुई है उसमें अब पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समुदाय को, खासतौर से मुसलमान समुदाय को जो है बदनाम करने के लिए, वहां के हिंदुओं को ध्रुवीकृत करने के लिए एक कांड करवाया है। और उसको लेकर संदेश खाली लेकर पूरे देश में आरएसएस बीजेपी के लोग हल्ला कर रहे हैं। ये कहाँ नहीं बात करते, इनका तो चुनाव ही शुरू मुसलमान से होता है। अब आ गई आपकी बात जो कह रहे थे, रायबरेली अमेठी देखिए, नेहरू गांधी परिवार की जो है परंपरागत सीट नहीं है, लोग कहते हैं गढ़, हम नहीं कहेंगे। वहां के प्रेम 100 साल से पहले, जैसा कि आदरणीय सोनिया जी ने बताया, 100 साल पहले नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी किसानों आंदोलन के मामले में वहां जुड़े हुए थे। तो सोनिया जी ने जब राज्यसभा गई तब भी उन्होंने चिट्ठी लिख दिया था, तभी पता चल गया था रायबरेली से कोई न कोई उनके परिवार का चुनाव जरूर लड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अमेठी छोड़ के भाग गए, राहुल जी भाग गए, भगा दिए गए। अरे भैया 2 सीट में से एक ही सीट जगह लड़ेंगे ना। 5 की सीट थी, माँ का रायबरेली से ज्यादा लगाव था, उन्होंने आदेश दिया रायबरेली से लड़ रहा है। अब प्रियंका जी को पूरे देश में प्रचार करना था, तो वो भाई देखिए प्रचार कर ही रही है। वो चुनाव लड़ नहीं सकती थी तो एक सीट तो छोड़ना ही था। खैर, अब रायबरेली अमेठी दोनों जगह, रायबरेली से तो बोरिया बिस्तर बधी थी पहले। पिछली बार अमेठी में जो है 13 रुपया किलो के चक्कर में जनता को बहका दिया और 400 रुपये में सिलेंडर के चक्कर में बहका दिया। जनता पश्चाताप कर रही है। अमेठी में बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को वहां के मतदाता अब की बार हराएंगे और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए रविंदर सिंह भाटी जी, एक बड़ी मतलब जो है मसला है वो, और वो ये है कि जो 4 फेज तक इंतखाबात हुए हैं, जो वोटिंग हुई है वो 19 के मुकाबले काफ़ी कम है। अच्छा, इसको लेकर के अलग अलग तमाम लोग दावे कर रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं, मतलब दोनों ही दल अगर देखे जाए मोटे तौर पर तो वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे फेवर में है। असल में आपसे समझना चाहते हैं कि क्या कुछ है इसका मतलब, क्यों वोटिंग परसेंटेज कम है, जो उत्साह की कमी है वोटर्स के अंदर इस बार मोटे तौर पर वो कम देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उत्साह नहीं है, उत्साहित नहीं है, मगर कम है पहले के मुकाबले। तो ऐसा क्यों, क्या वजह लगती है आपको मोटे तौर पर? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो 19 में वोट का परसेंटेज बढ़ा जी, वो पुलवामा का उन्माद था। अच्छा, पुलवामा के उन्माद के कारण 2019 में वोट परसेंटेज काफी बढ़ा। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं आप देखेंगे वोट परसेंटेज गिरते चले गए, चाहे उत्तर प्रदेश का
विधानसभा चुनाव रहा हो चाहे निकाय चुनाव रहा हो, जी चाहे पंचायत चुनाव रहा हो, परसेंटेज गिरता चला गया, पहला कारण। दूसरा कारण था ये समग्र भारत की बात कर रहा हूं, जी जी करीब लगभग 5 करोड़ युवा या नए मतदाता थे जिनको एनलिस्ट ही नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां जिसमें हम भी शामिल हैं, हाँ। या निर्वाचन आयोग। 5 करोड़ युवा मतदाता थे, उसमें से जो रजिस्ट्रेशन हुआ 1.8 करोड़ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ। तो निश्चित रूप से उन युवाओं में अगर उत्साह रहा होता वोट देने का, अगर सरकार ने उनके पक्ष में कोई भी काम किया रहा होता तो वो दौड़ के स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कराते कि वो जो समुदाय है समाज का वो हर चीज में तेज रहता है। तो उनमें इतना निराशा है कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। तीसरा आ जाते हैं, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि अगर सरकार कोई जन कल्याणकारी कार्य करती है तो जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग निकल के उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। तो जन कल्याणकारी काम भी नहीं किया और मंचों से या चुनाव से पहले से, मतलब पिछले नवंबर से ऐसी भाषाओं का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करना शुरू कर दिया कि मतदाताओं में ऐसा कोई रुझान ही नहीं पैदा हुआ है कि वो भारी संख्या में निकल के मतदान कर सके। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं वोट परसेंटेज गिरने के। अब इसका लाभ किसको मिलेगा, हानि किसको मिलेगा, ये तो कोई भविष्यवक्ता ही कर सकता है। जाहिर तौर पर 4 तारीख को ही पता चलेगा, 4 जून को ही। जी 4 जून को ही पता चलेगा। अजमत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी जो एक सोच है वो ये है कि यहाँ सब लोग अपनी पार्टियां और बहुत अच्छा काम करते हैं जो कुछ भी, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम एक जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करें खास तरीके से वोटर्स में, और उनको पता हो कि ये वोट कितना इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में जो सबसे बड़ा किसी को राइट मिल सकता है वो वोट देने का है, चाहे वो घर पर हो या इलेक्शन पर में हो। तो हम जो मैंने सबके डिस्कशन सुनता हूँ और कासमी साहब का भी और सारे जितने ऑनरेबल गेस्ट हैं, तो हम ऐसा क्यों, हमने अभी तक ये बात नहीं सुनी है कि हम ऐसा कुछ करें कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। मगर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जी, वो अपने लेवल पर बड़ी मुहिम चलाता रहा है हमेशा से ही, और जो सेलिब्रिटीज हैं अलग अलग मैदान के, उनका भी मतलब जो है वो भी सामने आते हैं और शायद उसका वो चार्ज भी नहीं करते, पैसा भी नहीं लेते। वो लोगों को बताते हैं कि आपका वोट जो है वो कितना अहम है मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा काम हो रहा है जी जी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा माहौल है जो मैंने नोटिस किया, हो सकता है बिलोंग कि जो वोटर्स हैं वो ये सोचते होंगे कि भाई इससे बेहतर है कि हम घर बैठे रादर नॉट वोटिंग टू एनी पर्टिकुलर पार्टी। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि जो वोट का मार्जिन है वो कम होता जा रहा है और लोग जो हैं इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे? क्योंकि ये बात तो हम हमेशा ये बात मैं भी अक्सर बोलता हूं कि भाई ठीक है, बाकी तमाम लोग भी इस बात को कहते हैं कि ये आप अपने हक हुकूक की बात करते हैं, हुकूमत से जो है वो शिकायतें करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मगर जब आपका फर्ज निभाने का, ड्यूटी निभाने का वक्त होता है तो उस वक्त कहीं आप ढिलाई बरत लेते हैं, कहीं जो है कुछ लोग पिकनिक मनाने निकल जाते हैं, तो शायद वो ठीक नहीं है। वैसा जमहूरी सिस्टम के लिए वैसा ठीक नहीं है। वोट तो देना ही चाहिए। शुएब कासमी साहब, बिल्कुल शुएब कासमी साहब, जहाँ तक परसेंटेज का ताल्लुक है, परसेंटेज क्यों कम हो रहा है? जी, परसेंटेज इसलिए कम हो रहा है कि कल तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, केजरीवाल को चोर उचक्का, बेईमान, दगाबाज, गद्दार कह रहे थे। आज गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, तो पब्लिक कह रही सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। और अजीत पवार के लिए भी ऐसा ही बोलते हैं कि अजीत पवार को जो है क्या क्या बोला गया था। दूसरी बात, हमारा जो वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो पूरे वोट कर रहा है। 379 सीटों पे अब तक पोल हो चुका है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एनडीए समेत बहुमत मिल चुका है। आगे की लड़ाई तो वो है जो 400 वाली है। अच्छा, बहुमत 272 हमने पूरा कर दिया है, 272। ठीक है। और आज मैं यहाँ पर आपके सामने ये बात बता रहा हूँ, अगली लड़ाई वो 400 की है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत ले चुकी है। ठीक है। रजा हुसैन रिजवी साहब क्या कुछ कहेंगे? ये जो कई बार बात हो चुकी है, मगर चूंकि आप जितना बोलेंगे इस पर तो शायद जो है वो अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों तक बात पहुंचेगी। वो जब उनका नंबर आएगा वोट डालने का, चूंकि अभी भी 3 फेज में होना है, 3 जगह मतलब जो है, यानी अभी 3 फेज और बाकी रह गए, तो लोगों पर असर पड़ेगा, वो निकलेंगे जब उनका नंबर आएगा। तो देखिए ऐसा है कि एक तो इस वक्त बहुत गर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज मैं गोंडा में था, वहां से मैं आया तो मुझे
जो है जाहिर सी बात है कि बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी आना था तो मैं आया। तो अब उस गर्मी में वोट देना, जी निकलना जरा से दिक्कत है, लेकिन अब अवेयरनेस, जागरूकता ये पैदा करना है दो लोगों, एक तो इलेक्शन कमीशन को और दूसरियां जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनको। जी इलेक्शन कमीशन को चाहिए, इतनी गर्मी तेज है तो जो भी वोटर पहुंच रहा है उसको एक लड्डू और एक छोटी पाउच या छोटे बोतल में एक पानी, मतलब जो है आप ज्यादा- और खर्चा बढ़ाना चाह रहे हैं जो है इंतखाबात के वक्त जो होते हैं इतने हजारों करोड़ का, तो उसमें आप इजाफा करना चाह रहे हैं तो ये लीगल और कोई उसका इजाफा सीधा नहीं। असर जो है पड़ेगा वो आपकी जेब पर ही साहब। तो ये हाँ। क्या ये लीगल है कि आप वोटिंग के टाइम किसी को चाय ठीक है। खिलाएं या लड्डू खिलाएं? नहीं तो ना undue खड़ा, इलेक्शन influence हो कमीशन दे, जाएगा। इलेक्शन कमीशन कर सकता है। ठीक है। क्योंकि आदमी आ रहा है परेशान होकर के, पसीने से तर है, बिल्कुल जी। लंबी लाइन में लगा हुआ है, तो उसको पानी चाहिए। अगर पानी दे दें तो क्या दिक्कत है? So why can't we have the different date for the elections? When is बिल्कुल the right इसमें time कोई- to vote? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इलेक्शन कमीशन को, कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान का प्रतिशत बढ़े, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हाँ। कि वोटर जो है ज्यादा से ज्यादा आए। और मतदान घटने से और बढ़ने से ये किसी को भी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, न तो सत्ता पक्ष को हाँ। और न विपक्ष को, कि साहब फलाना वोटर बढ़ गया है तो हमारी जो है वो हम ही जीतेंगे, या परसेंटेज कम हो गया है तो हम ही जो है वो हारेंगे। ये ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, उपाध्याय जी है ना अभी कांग्रेस से हमारे साथ। उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं, चूंकि शुएब कासमी कह रहे थे कि लड़ाई जो है वो अब वो 272 से आगे की है, वो जो 400 प्लस करना है वो आगे के जो 3 फेज है उसमें होंगे। तो क्या कहेंगे, क्या मतलब वाकई इंडिया ब्लॉक जो है वो इतना पीछे चल रहा है कि अभी से एनडीए 272 पार कर चुका है? चूंकि अमित शाह भी लगातार यही बात कह रहे हैं जो अभी कासमी साहब ने कही है। भाईजान ऐसा है जी कि ये लोग जो है जो कहते हैं, जैसे 400 पार का नारा लगाते हैं, दिल्ली में नारा लगा रहे थे 3 सीट पाए 4 सीट पाए, जी। पश्चिम बंगाल में नारा लगा रहे थे 170 के ऊपर 70-60 पर रह गए। तो ये तो ऐसे ही नारा लगाते हैं, बस जो है अपने वोटरों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्साहित छत्तीसगढ़ में करने नारा के लगा लिए रहे गलत थे, ढंग उत्तर से। प्रदेश में नारा लेकिन लगा नारा वहां लगा के नारे में बताइए जनाब उपाध्याय जी। अब- उत्तर जी, प्रदेश जी भैया। में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी तो नारा लगाया था हमने। हाँ। अरे भैया आप तेलंगाना कर्नाटक में भी नारा ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश में नारा लगाया हमने, 120 पार कर दी। असंभव है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज है साहब उपाध्याय जी, देखिए एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, नारों की बात अगर हो रही है, कांग्रेस अमूमन ये टारगेट बताने से बचती है हमेशा, मगर ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान के जो असेंबली इंतखाबात थे, मतलब विधानसभा जो चुनाव थे जो अभी हो रहे थे 2023 के नवंबर में, वहां अशोक गहलोत ने भी टारगेट इस बार फिक्स किया था, तो शायद 160 के आसपास उन्होंने दिया था कि इस बार हम जो है वो 160 सीट्स जो है वो लेकर के आएंगे। हालांकि 70 के आसपास रुक गए थे वो। लड़ाई हाँ नहीं, लड़ाई तो नेक टू नेक थी, 2% 3% का अंतर था जी। केवल मत प्रतिशत का। मगर सीटों का और फर्क जो था जैसा- वो 45 का था, आप 70 पर अटक गए थे, बीजेपी 115 पर आ गई थी, तो 45 सीटों का फर्क था। देखिए ये बात तो सही है कि लेकिन- 1-8% वोट का फरक रहता है, मगर हाँ। असल जो नंबर है परसेंट वो लगता है। असेंबली या पार्लियामेंट में देखे जाते हैं कि किसके कितने हैं। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। ठीक है। रविंदर सिंह जी, नहीं। रविंदर सिंह जी, देखिए इन तमाम चीजों के बावजूद, देखिए चूंकि आज का जो हमारा ये एपिसोड था इसमें हमने तमाम बातें कर ली, हिंदू मुस्लिम का भी जिक्र आ गया और तमाम जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और दूसरी जो इश्यूज थे उन पर भी बात कर ली, मगर यहां इस बीच ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है कि बीजेपी तो टारगेट दे देगी कि अब की बार 400 पार और 370 का अकेले बीजेपी और एनडीए 400 पार, मगर इंडिया ब्लॉक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कोई टारगेट क्यों नहीं देती, क्यों बचती है, वजह क्या है, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कीजिए। क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? अच्छा, सबसे पहले इसको मनोविज्ञान से समझिए। साइकोलॉजी में अच्छा हिप्नोटिज्म एक शब्द आता है जी, और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग प्रैक्टिकल रूप पे धरातल में एक मदारी करता है। जब वो कचहरियों में अपना मजमा लगाता है तो इसी चीज का सहारा लेता है। वो कठिन से कठिन रोगों को 2 मिनट में खत्म कर देता है, असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज कर देता है। आप जो है तो इसको कहा जाता है हिप्नोटिज्म। तो उस हिप्नोटिज्म का सहारा भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसा करती है। अब जरा इनके 400 पार का जरा समझ लें कि 400 पार का आंकड़ा क्या चीज है।
400 पार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य रखा था 370 का, जी जहां से 370 हटाया इन्होंने। कश्मीर में इनको लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिले, फिर उसको कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 भागों में किया। लद्दाख में जो इनका सबसे अच्छा सांसद था उसको टिकट नहीं दिया। 370 की पार की बात करते हैं। फिर इन्होंने 110 सांसदों के टिकट काट दिया और 70 लोग बाहर से लेके आए जो ज्यादातर आर्थिक अपराधी हैं, उनको चुनाव लड़ाया। ये कहते हैं 400 पार की बात करेंगे। तो जिसके पास लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है, जिसके पास कश्मीर में लड़ाने के प्रत्याशी नहीं है, लद्दाख में प्रत्याशियों का वोट काटता है, वो जब 370 की बात करेगा तो उसको मदारी ही कहा जाएगा। और मनोविज्ञान का वह शब्द यूज करता है, हिप्नोटिज्म यूज कर रहा है। अब नहीं चलने वाला, पुलवामा का अंतिम हिप्नोटिज्म था, वो चल चुका। ठीक है, अजमत साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं शुएब साहब आपके पास आऊंगा। मैं तो सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए ही जानना चाहता हूँ जी कि जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से तो हम सब भारतीय हैं, ठीक है ना। तो जब सभी भारतीय हैं तो इसमें हर इशू पर, हर चीज पर हम सब लोग यही क्यों कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अब रंग भी हिंदू मुस्लिम हो गया, खाना हिंदू मुस्लिम हो गया, लोग हिंदू मुस्लिम हो गए, खबरें हिंदू मुस्लिम हो गई, सोच हिंदू मुस्लिम। तो हमें डिवाइड क्यों करना है? हम सिर्फ सियासी खेल है साहब, सियासत है। यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम है वो अंग्रेजों ने ही दिया है। माफ कीजिएगा, आप अंग्रेजों के बीच में रहते हैं, सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। दूध के धुले हुए आप भी नहीं है। शुएब साहब कुछ कह रहे थे। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक अजमत साहब ने जो बात कही कि ये जो है किस तरीके से डिवाइड एंड रूल है और तमाम चीजें हैं। देश की जनता बहुत समझदार है जी, और 23 करोड़ वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को दिया था जी। इस बार ये 5 करोड़ बढ़ के 28 करोड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से जीत रही है। 5 साल भाजपा चुनाव लड़ती है, कांग्रेस, सपा, बसपा ये लोग 5 साल लड़ाई लड़ते हैं आपस में, आखिर में गठबंधन बना के सड़क पे आ जाते हैं। देखिए जनता इस मामले में तो साहब देखिए, माफी के साथ इस मामले में जो है वो बीजेपी भी पीछे नहीं है। मतलब आप जो है वो लाठियां पड़ी थी, आरएलडी के जो लीडर हैं उनके ऊपर लाठियां पड़ी थी और बहुत बुरी तरीके से मारा गया था उनको, क्या क्या नहीं कहा, मगर एन मौके पर उनको ले लिया। जो आपको लगातार गालियां दे रहे थे उत्तर प्रदेश से, जो समाजवादी पार्टी के साथ थे, उनको अपने साथ ले लिया, जिन्हें आप नेचुरल करप्ट पार्टी बता रहे थे। देखिए मैं बहस नहीं कर रहा हूं सर आपसे, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल का नहीं हूं, मगर एक बात है, अब चूंकि वक्त की कमी है, मेरे पास 5 गेस्ट हैं, वक्त की कमी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि एक इशू यहां पर यह भी आया था कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम अवेयर करें लोगों को। और मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, मैं तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपील करें। और रजा हुसैन रिजवी साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्या अपील करेंगे जहां जहां अभी इंतखाबात होने हैं, चूंकि अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, मतलब चूंकि 380 सीटों का ही अभी हिसाब किताब हुआ है, तो अभी बहुत सारी सीटें हैं, अभी 260 से ज्यादा सीटें हैं। क्या कहेंगे साहब, क्या अपील करेंगे? मैं पूरे देश के लोगों से और मुंसिफ टीवी की तरफ से कहना चाहूंगा कि 20 मई को जो चुनाव 5वां चरण है, इसमें बहुत ही मजबूती से और ज्यादा से ज्यादा तादाद में, और गर्मी अगर पड़ रही है तो उसको जो है महसूस न करते हुए पोलिंग बूथ तक जाएं, और चाहे लंबी लाइन लगे चाहे छोटी लाइन लगे, लेकिन वोट जरूर दें, वोट जरूर दें। उपाध्याय जी, और मैं जी सर, चूंकि वक्त की कमी, माफी के साथ, हाँ उपाध्याय जी, कम से कम अल्फाज में। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं भी उम्मीद करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाले जो भी 3 चरणों के चुनाव है, संविधान की रक्षा और संरक्षण के लिए, न्याय के लिए जो है, और अधिक से अधिक नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, इन सबको ध्यान में बातें रखकर अधिक से अधिक घरों से निकलिए और मतदान बूथ तक जाकर आपकी भी अपील जो है वो सुनी जाएगी, क्योंकि आप जो है वो मेहमान के तौर पर आते हैं हिंदुस्तान में अब कभी कभी। जी, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और गुजारिश भी है सभी लोगों से, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई भी सबसे बड़ा इख्तियार कभी मिल सकता है, राइट मिल सकता है, तो वो वोट देने का है। तो अपने वोट का जरूर बिलजरूर इस्तेमाल जरूर करें। शुएब काज़मी साहब, आपके मुंसिफ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, 1800 दिनों के अंदर आपको एक दिन देश के लिए देना है, अपने लिए देना है, अपने आने वाली नस्लों के लिए देना है। वोट करें, जरूर करें। 1800 दिन में एक दिन देश मांग रहा है आपसे, आप वोट करिए। रविंदर सिंह जी, क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, भारत के जितने आम चुनाव हुए हैं अधिकतर इसी मौसम में हुए हैं, तो गर्मी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बिल्कुल।
इस समय जो सबसे बड़ा इश्यू है भारत देश में, वो जो पूरे देश में घृणा पैदा कर दी गई है, सड़क चलते, ट्रेनों में, बसों में, पड़ोसों में, कॉलोनियों में। उस घृणा के खिलाफ भारतीय जनता को खड़ा होना चाहिए, सॉरी भारतीय जनमानस को, भारतीय मतदाताओं को खड़ा होना चाहिए और इस चुनाव में उस घृणा का अंत कर देना चाहिए। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। बड़े अहम लोग मेरे साथ थे, उपाध्याय जी, शोएब कासमी साहब, रविंदर सिंह जी, अजमत हुसैन साहब, रजा हुसैन रिजवी साहब, तमाम का शुक्रिया। और ये वक्त जो है आपकी ड्यूटी का है, आपकी जिम्मेदारी का है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तमाम उन लीडर से भी हमारी अपील है जो बहुत तल्ख जबान बोलते हैं, ये तलखी कम कीजिए, क्योंकि आपकी बातों का आवाम पर असर होता है और उस असर का इस मुल्क की सेहत पर असर पड़ता है। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।